कर रहे हैं इसमें। हाय फ्रेंड्स, ये वर्ग 1 का पेपर है जो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, पेडागोजी क्वेश्चन। तो ये 2 फरवरी का पेपर है जिसमें 15 क्वेश्चन है। तो इसको आज देखते हैं अपन क्या ऐसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि डिसलेक्सिया सामान्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित है। ये आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया है क्वेश्चन का आंसर। तो ये कैसे हो गया, मतलब ये देखना है, ठीक है। डिसलेक्सिया आया हुआ है तो खेलने के लिए खेलने से संबंधित है, गायन से संबंधित है, या लिखने से या बोलने से। तो आप लोगों ने ये बहुत पढ़ा है कि डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया अक्षमता किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। पढ़ने के लिए जो है अक्षमता है, यानी कि वो जो स्टूडेंट होगा जिसको ये होगा डिसलेक्सिया, तो वो जैसे बी लिखा है तो बी को डी पढ़ेगा। और ऐसे जो वर्ड्स आते हैं इनको पढ़ने में ज़्यादातर दिक्कत जाती है जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पे आंसर पढ़ने होना चाहिए था, जो कि पढ़ने ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल माना गया है, कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। और जो लिखने के लिए दिया गया है तो ये डिस्ग्राफिया होती है अक्षमता, यानी कि उस बालक को डिस्ग्राफिया होगा जिसे लेखन संबंधी अक्षमता होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था क्या, पढ़ने संबंधी अक्षमता, यानी कि पढ़ने में ऑप्शन नहीं दिया है तो ये डिसलेक्सिया से संबंधित है, इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास में पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। यहाँ पे अंतर बताना है किसके किसके बीच में, पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। वाइगोत्स्की ने तर्क दिया था कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, यानी जो विचार है वो भाषा पर निर्भर करता है, यानी भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। जबकि पियाजे ने तर्क दिया था कि विचार भाषा के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि विचार भी अलग है और भाषा भी अलग है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि विचार और भाषा आपस में कनेक्ट होते हैं, ये पियाजे ने भी बताया है। अलग होते हैं ऐसा आवश्यक नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, यानी कि भाषा पहले होगी और फिर विचार उसके निर्भर करता है। और जो पियाजे ने बताया कि भाषा विचार पर निर्भर करता है, यानी पहले विचार और फिर भाषा। तो ये सेकंड ऑप्शन था, इसको देखिएगा ध्यान से, मुझे सही लग रहा है। और लेकिन थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। पियाजे ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है। पियाजे ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, यानी भाषा पहले और विचार बाद में। जबकि वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि भाषा विचार पर निर्भर करती है, इसका जस्ट अपोजिट हो गया है। और चौथा ऑप्शन दिया है, भाषा और विचार के संदर्भ में वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच कोई अंतर नहीं है। अंतर तो है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। यानी फर्स्ट और लास्ट का ऑप्शन गलत हो गया, बचा बी और सी। अब इसमें देखना है अपन को, मैं आपको थोड़ा पहले बता देती हूँ। जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने क्या कहा था कि 2 वर्षों तक भाषा और विचार क्या होते हैं कि आपस में जो भाषा और विचार होते हैं वो अलग होते हैं, यानी कि एकदम डिफरेंट होते हैं, भाषा और विचार का कोई संबंध नहीं होता, ये अलग होते हैं 2 वर्षों तक, वाइगोत्स्की ने बताया। लेकिन फिर 2 वर्षों के बाद वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा का उदय होता है, क्या, शाब्दिक उदय होता है भाषा का, यानी सबसे पहले क्या आता है, भाषा। वाइगोत्स्की ने बताया पहले भाषा फिर विचार, पहले भाषा फिर विचार, ये किसने बताया, वाइगोत्स्की ने। और पियाजे ने क्या बताया कि पहले विचार विकसित होते हैं, पियाजे ने बताया पहले विचार विकसित होते हैं और फिर भाषा विकसित होती है, ठीक। अब ऑप्शन क्या बनेगा कि जो विचार है ये भाषा पर निर्भर करता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। जो सेकंड ऑप्शन है कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये यही तो बोल रहा है यहाँ पे, विचार जो है वो भाषा पर निर्भर करता है, यानी विचार भाषा पर निर्भर करता है। और सेकंड ऑप्शन था कि भाषा विचार पर निर्भर करता है, यानी कि जो भाषा है ये विचार पर निर्भर करती है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफर्म हुआ। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि वाइगोत्स्की ने पहले बताया कि पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है, लेकिन जीन पियाजे ने बताया कि पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। तो यदि पहले भाषा आई तो भाषा पर निर्भर करेगा क्या, विचार। तो ये दिया हुआ है। और जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, तो भाषा जो है वो विचार पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि भाषा विचार पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। और जो वाइगोत्स्की की ये बुक थी इनकी लैंग्वेज एंड थॉट, इसमें भी यही दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। यदि और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि गुणों का परिमाणन और परिणाम की व्याख्या निम्न है। यहाँ पे
गुणों का परिणामन और परिणाम की व्याख्या निम्न है। मापन का दूसरा चरण है, मापन का पहला चरण है, मापन का तीसरा चरण है, कि मापन का ये अंतिम चरण है। यहाँ पे रिजल्ट बताना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट अपने ये रिजल्ट इज, तो जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम निकलता है, वो किस में निकलता है? अंतिम चरण में निकलता है। जब कोई हम मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जो उसका अंतिम चरण होता है उसी में अपन को रिजल्ट मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि दोनों तरफ से लैंग्वेज का वो हो, यानी कि जैसे कोई वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पे टू वे टीचिंग या टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया हुआ है सामूहिक चर्चा, शिक्षण की बात करना है, सामूहिक चर्चा, दृश्य श्रव्य प्रस्तुति, कंप्यूटर सहायक निर्देश या भाषा प्रयोगशाला। तो यहाँ पे ये सामूहिक चर्चा में द्विमार्गी तो होगा, लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बताना है, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लैंग्वेज लेबोरेटरी यानी भाषा प्रयोगशाला में टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ओके, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवेदिक पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो जीन पियाजे की थी में बच्चे इसमें सक्षम नहीं है। ये जो फर्स्ट स्टेज थी 0 से 2 वर्ष की संवेदीय पेशी अवस्था, उसमें से बताना है सजगता प्रदर्शित करने में यानी डिस्प्ले रिफ्लेक्सेस। दूसरा ऑप्शन दिया है मोटर समन्वय करने में। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है संवेदी उत्तेजन रखने में। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है प्रतीकात्मक संबंध बनाने में। तो आपने बिल्कुल इसको ये डिस्प्ले रिफ्लेक्सेस यानी बच्चा जो संवेदी पेशी अवस्था में होता है तो वो क्या करने लगता है, जैसे ये बटन दी हुई है इसको टच करने में ये डिस्प्ले करने लगता है। तो ये होती है मोटर समन्वय करने में, ये उसकी एक स्टेज ही होती है इसकी मेटर समन्वय की अवस्था। तो ये होती है संवेदी पेशी अवस्था में। और संवेदी उत्तेजन करने में यानी कि हैव सेंसरी स्टिमुलेशन, तो ये थर्ड भी होता है। ये जो फोर्थ दिया हुआ है सिंबॉलिक रिलेशनशिप यानी प्रतीकात्मक संबंध बनाने में, तो ये संवेदी पेशी अवस्था के लिए ये नहीं है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये किस अवस्था में चला जाएगा, ये पूर्व संक्रियात्मक में जाएगा। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक में, जहाँ पर पे बच्चा सिंबॉलिक प्ले भी करने लगता है यानी संकेतिक या कल्पनात्मक खेल वगैरह खेलने लगता है। वहीं पे ये कल्पनात्मक रिलेशनशिप भी बनाने में आगे हो जाता है या बनाना शुरू कर देता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, दूसरी स्टेज होती है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते होंगे जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं दी हुई थी। तो चलिए यहाँ पे ये 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया है पियाजे के विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन को इस रूप में जाना जाता है। जो संज्ञानात्मक असंतुलन दिया हुआ है, क्या? संज्ञानात्मक असंतुलन, तो ये किस नाम से जाना जाता है? असंतुलन को इसको और बताना है कि और किस नाम से जाना जाता है। तो संज्ञानात्मक विसंतुलन, संज्ञानात्मक स्कीमा, आत्मसात या आवास। आपने जीन पियाजे के में एक पढ़ा होगा क्या? अनुकूलन। क्या पढ़ा होगा? अनुकूलन। अनुकूलन को 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक तो एसिमिलेशन और दूसरा एकोमोडेशन, ठीक है। इसके 2 पार्ट बना देते हैं। तो जब ये अनुकूलन है, अनुकूलन को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनुकूलन को इक्विलिब्रियम। तो जब इसका ये दिया हुआ है इम्बैलेंस, तो इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है कि इन दोनों में बैलेंस करना, यानी कि आत्मसात या आवास एकोमोडेशन समायोजन में इनमें बैलेंस करके रहना। किसी भी प्रोसेस में कोई भी काम हो रहा है उसको बैलेंस में रखना। तो ये हो गया क्या? इक्विलिब्रियम। और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, जब ये संतुलन बिगड़ गया तो वो हो गया डिसइक्विलिब्रियम। क्या हो गया? डिसइक्विलिब्रियम। तो जो डिसइक्विलिब्रियम है वही इम्बैलेंस है, वही इम्बैलेंस है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस में नहीं है, तो वही इम्बैलेंस है। यहाँ पे इसी को पूछा है कि असंतुलन को और किस रूप में जाना जाता है, तो संज्ञानात्मक विसंतुलन या कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दृष्टिकोण, मूल और रुचि निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं, यानी कि संरचनात्मक ज्ञान क्षेत्र, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो किसके द्वारा ये परिलक्षित है? सबसे पहले ये तो ये किसका दिया हुआ है, जो वो है ब्लूम, ठीक है। बीएस ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी दी हुई है, बीएस ब्लूम ने टैक्सोनॉमी में 3 बताए थे। एक कौन बताया था? सबसे पहले बताया था कॉग्निटिव डोमेन, 3 डोमेन बताए थे। तो फर्स्ट बताया था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा बताया हुआ है भावनात्मक डोमेन, तीसरा बताया हुआ है मनोप्रेरक डोमेन या साइकोमोटर डोमेन। तो अब जो दृष्टिकोण, मूल और रुचि निम्न के द्वारा परिलक्षित है, तो ये बताना है ये किसके द्वारा परिलक्षित है। तो इसमें आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट, अफेक्टिव डोमेन, यानी कि जो अफेक्टिव डोमेन में भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में दिया था दृष्टिकोण, मूल और रुचि निम्न के द्वारा, ये इनके जो इनमें पार्ट बताया हुआ था भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में, उन्हीं में से है ये। जैसे उन्होंने बताया था रिसीविंग करना, वैल्यूइंग करना, ये सब इसी में बताया था भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में, ठीक है।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे डी राइट, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्या होगा, डी राइट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसमें बात करना है जो भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र था, तो जो बीएस ब्लूम ने बताया था, सबसे पहले बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक बताया था, तो वो बेंजामिन ब्लूम ने बताया था। ठीक है, फिर क्रैथवॉल ने इसमें जो इफेक्टिव डोमेन बताया था, ये क्रैथवॉल ने 1964 में बताया था। किसने, क्रैथवॉल ने। तो इनने कौन कौन से बताए थे, 5 डोमेन बताए थे। नंबर फर्स्ट मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा सब। नंबर फर्स्ट था प्राप्त करना यानी रिसीव करना, फिर प्रतिक्रिया देना यानी रिस्पॉन्ड करना, और फिर मूल्यांकन या वैल्यूइंग करना, वैल्यूज करना, व्यवस्थीकरण यानी कि उसको दृष्टिकोण देना, व्यवस्थित करना, और फिर 5वां दिया था चरित्रीकरण करना। तो ये 5 डोमेन बताए थे भावनात्मक डोमेन में, किसने, क्रैथवॉल ने 1964 में। ठीक है, जो बीएस ब्लूम ने बताया था उसी में से ये डोमेन बताए थे क्रैथवॉल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, सोशल लर्निंग थ्योरी, तो वो किसने दिया हुआ था, ये यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है नंबर फर्स्ट हल ने दिया था, क्या बंडुरा ने दिया था, वॉटसन ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी उसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा गया है, तो वो किसने दिया था, यहाँ पे बंडुरा ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे बी आंसर था। तो इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑब्जर्वेशनल की जो अधिगम प्रक्रिया थी वो कितने चरणों में होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 4 चरणों में होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वर्ग 2 में ही आया हुआ है, तो इसको मैं बता देती हूँ। नंबर फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट चरण है क्या, अटेंशन, यानी कि उसको अवलोकन करना या ध्यानपूर्ण उसको सुनना या उसका प्रेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। तो फर्स्ट में जो आएगा यानी जो फर्स्ट प्रोसेस रहेगी वो अटेंशन की रहेगी, मतलब ध्यान से उसको सुनना, ग्रहण करना ध्यानपूर्ण। फिर जो दूसरा आएगा, दूसरे में आएगा क्या, रिटेंशन। दूसरे में आएगा रिटेंशन, रिटेंशन यानी कि उसको अवधारण करना, अपने मस्तिष्क में रखना। ठीक है, तो उसमें आएगा क्या, रिटेंशन में। रिटेंशन यानी कि अपने मस्तिष्क में धारण करना है, मस्तिष्क में रखना है, वो चीज़ें याद रखना है, बीइंग इन माइंड। तो ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेज हो जाएगी। थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में आएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी व्यवहार करना, उसको व्यवहार में लाना, हम उसके जैसे जो हमने पहले ध्यान से सुना, फिर उसको अपने माइंड में रखा, मस्तिष्क में धारण किया, फिर उसको व्यवहार में लाया, क्रिएटिंग या बिहेवियर, उसको हमने व्यवहार में किया, कोई काम कर रहे हैं तो उसको हमने अप्लाई किया। और फिर फोर्थ में आ जाएगा अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। तो फोर्थ जो स्टेज मैंने बताया इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट स्टेज थी अटेंशन, सेकेंड थी रिटेंशन यानी कि धारण करना, मस्तिष्क में रखना, और थर्ड मैंने बताई थी क्या, कि व्यवहार में लाना, यानी कि व्यवहार में लाना, उसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, तो रिप्रोडक्शन। और फोर्थ थी मोटिवेशन या अभिप्रेरण। तो ये फोर्थ स्टेज थी, किसमें पूछा जाता है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में, यानी ऑब्जर्वेशनल जो थ्योरी है, तो उसमें ये ऑब्जर्वेशन की जो प्रक्रिया है वो कितने स्टेज में होती है, 4 स्टेज में होती है। तो इसको बड़े ध्यान से ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति यानी क्वाइंट को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल जंग ने, सेकंड ऑप्शन है कार्ल रोजर्स ने, थर्ड ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड ने, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है चार्ल्स कैली ने। तो यहाँ पे अपन को आंसर फाइंड करना है कि आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कि जिसमें व्यक्ति क्वाइंट को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहता है। तो इसमें आंसर है जॉर्ज कैली, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण, सिवाय के बताना है। ठीक है, यानी निगेटिव में जाना है, सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। यानी जो उपलब्धि परीक्षण होता है सिवाय के सबके लिए होता है, तो सिवाय करके बताना है, यानी नहीं अपन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उद्देश्यों के लेखन के लिए, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षण रणनीतियों के संशोधन के लिए, थर्ड ऑप्शन दिया है शिष्यों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है शिष्यों को परिणामों के ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो उद्देश्य होते हैं उनको लिखने के लिए ये उपलब्धि परीक्षण आयोजित नहीं होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है तो वो राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी शिक्षण रणनीतियों में संशोधन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण होता है, यानी कि कोई भी रणनीतियाँ हैं उसमें संशोधन करना है, मॉडिफाई करना है। तो ये होता है शिष्यों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, यानी कि जिसका मूल्यांकन किया जाता है उसकी प्रगति किस तरह हो रही है इसके लिए भी किया जाता है। और शिष्यों के परिणामों के ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए, यानी उनका जो रिजल्ट मिला उस नॉलेज के आधार पर उनको प्रेरित करने के लिए भी उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य है। जो नहीं है वो है कि उद्देश्यों के लेखन के लिए इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोहल वर्ग से लिया गया है कि कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को ऐसे सीखा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विषमान्य व्यवहार के लिए अधिक सजा लागू करके, ये तो बिल्कुल यहीं से रॉन्ग हो गया, अपन को बिल्कुल यहीं से रॉन्ग ही मान लग रहा है। सेकंड है धार्मिक शिक्षाओं पर महत्व देकर,
थर्ड पढ़ते हैं, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करवाकर। फोर्थ ऑप्शन है नैतिक विकास पर अतिरिक्त कक्षाएं देकर। तो यदि नैतिक विकास, कोहल वर्ग नैतिक विकास के लिए बात करते हैं तो नैतिक मूल्यों को कैसे सिखाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो गया, धार्मिक शिक्षाओं पर महत्व देकर। इसमें कोई महत्व धार्मिक शिक्षाओं के लिए महत्व नहीं देना है। और फोर्थ ऑप्शन जो है नैतिक विकास पर अतिरिक्त कक्षाएं देकर, तो कोई अतिरिक्त कक्षा देकर नहीं क्यों करना है, उसी कक्षा में नैतिक मुद्दाओं पर जो चर्चाएं होती हैं, जो नैतिक जो बातें होती हैं नैतिकता पर, तो उन पर उन बच्चों को शामिल करके ये नैतिक मूल्यों के बारे में उनको सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धीमी शिक्षार्थी यानी स्लो लर्नर, जो धीमी गति से सीखता है, का अभिलक्षण नहीं है? जो स्लो लर्नर्स है, जो धीमी गति से सीखता है, उनमें से उनका लक्षण नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जो स्लो लर्नर है और उनका स्लो लर्नर्स का लक्षण नहीं है। ध्यान की अल्पावधि, ये बिल्कुल है। जो धीमी गति से सीखते हैं उनके ध्यान रखने की, ध्यान को अटेंशन में रखने की उनको कम अवधि होती है, मतलब जल्दी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सीमित शब्दावली, वो सीमित शब्दावली यानी लिमिटेड वोकाबुलरी वो ध्यान में रख पाते हैं, ये भी चाहिए। रुचि का सीमित परास, ये भी सही लग रहा है। कोई भी इंटरेस्ट है तो वो एक लिमिट में ही रखते हैं, ठीक है, जो स्लो लर्नर होते हैं। और ये अमूर्त चिंतन आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। अमूर्त चिंतन उसमें आता है जो प्रतिभाशाली वगैरह होते हैं, जैसे क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं, उनमें अमूर्त चिंतन ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, यानी कि ये स्लो लर्नर्स की विशेषता नहीं है, या स्लो लर्नर्स की क्वालिटी में नहीं है क्या, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह से मौखिक परीक्षण है? वर्बल टेस्ट बताना है। कौन सा है? विषय आत्मबोध परीक्षण, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये मौखिक परीक्षण नहीं है, आपने पढ़ा होगा, ये मौखिक परीक्षण नहीं है, जो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। और दूसरा दिया हुआ इंक बोल टेस्ट, ये क्या मौखिक परीक्षण है। तीसरा दिया है पर्सनालिटी क्वेश्चनरीज या व्यक्तित्व प्रश्नावली। फोर्थ ऑप्शन दिया है संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। तो मौखिक परीक्षण आपको बताना है, जो थेमेटिक ये दिया हुआ है टीएटी, आपने पढ़ा होगा टीएटी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये मौखिक परीक्षण नहीं है, ये मौखिक परीक्षण नहीं, ये शाब्दिक परीक्षण है, ठीक है, चित्रों के माध्यम से इनमें टेस्ट किया जाता है। और इंक बोल टेस्ट परीक्षण भी इन्हीं से मिलता जुलता है। संस्कृत निष्पक्ष परीक्षण भी मौखिक परीक्षण नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर है कि व्यक्तित्व प्रश्नावली जो है ये मौखिक परीक्षण है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के जवाब हाँ या नहीं में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, जो मौखिक परीक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत इस पर निर्भर था कि बच्चे दूसरों के आचरण का अवलोकन करके तथा नकल करके कैसे सीखते हैं? यानी कि अवलोकन करना है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन से आपको तुरंत माइंड में आ गया होगा, अभी मैंने पढ़ाया है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी किसने दिया था? नंबर फर्स्ट बंडरा ने दिया था। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी में कितने स्टेप में पूरी प्रोसेस होती है? 4 स्टेप में होती है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। तो इसमें बताना है अवलोकन करके तथा नकल करके कैसे सीख सकता है? प्रयत्न त्रुटि के माध्यम से? बिल्कुल नहीं, ये थॉर्नडाइक ने बताया। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या क्लासिकल कंडीशनिंग? बिल्कुल नहीं, ये वॉटसन और पावला बात करते हैं इस पर। फोर्थ दिया है सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। फोर्थ दिया हुआ क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, ये स्किनर इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बचा जो राइट है कि सोशल लर्निंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, जिसमें कौन बात करता है? इसमें बंडूरा बात करते हैं। यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, ये बंडूरा की थ्योरी को कहा गया है, उसी में अवलोकन करके नकल करके हम सीख सकते हैं। और ये जो थ्योरी होती है, ये प्रोसेस होती है, ये 4 स्टेप में होती है। यानी पहले हमने उसको देखा ध्यान से देखने के बाद उसको ध्यान अपने मस्तिष्क में लिया, धारण किया यानी रिटेंशन किया, फिर रिप्रोडक्शन किया यानी व्यवहार में लाए, और चौथे में मोटिवेशन या प्रेरणा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को निम्न के माध्यम से भलीभांति प्रोत्साहित किया जा सकता है। रणनीतियों में नयापन लाकर, जो रणनीतियाँ होती हैं, जो उनमें स्ट्रेटजी है, उसमें कुछ नयापन ला करके, यानी कि कुछ नया करके कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। दूसरा है उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया दे करके, यानी कि क्योंकि उन्हें तुरंत फीडबैक दे करके। थर्ड ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग अलग करके, यानी कि अलग अलग करके तो बिल्कुल आंसर रॉन्ग ही हो जाता है। उनकी आकांक्षाओं के स्तर पर जीवन के उद्देश्यों का उत्थान करके, यानी कि उनको बताना है कि उनकी जो लाइफ में जो उनकी गोल्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ही राइट हो जाएगा, यानी कि उनको बता करके कि हमारे लाइफ के गोल्स क्या हैं, हमारा लेवल क्या है, हमें क्या सीखना है, कहाँ तक जाना है, उनके अपने लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में उन्हें बता करके उनको प्रोत्साहित हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। तो ये वर्ग 1 के जो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें मैंने ये करवाया हुआ है। ये 2 फरवरी का क्वेश्चन है। आपको अच्छे लगे हो, हेल्प हुई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।